नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा डिप्रेशन के 2 ऐसे टाइप्स के बारे में, ऐसे 2 अलग और बहुत कॉमनली आम तौर पर पाए जाने वाले डिप्रेशन के रूपों के बारे में, जिनके बारे में अक्सर हमने कम सुना होता है या जिनके बारे में अक्सर आप नहीं जानते होंगे। यहाँ तक कि बहुत से मनोचिकित्सक भी इन 2 अलग-अलग टाइप्स के बारे में नहीं जानते। यह 2 टाइप्स बहुत कॉमन हैं और अक्सर हम 2 तरह के डिप्रेशन लोगों में देख सकते हैं, या ये कहें कि लोगों को इन 2 टाइप के डिप्रेशन में आम तौर पर विभाजित कर सकते हैं। यह 2 टाइप्स हैं डिप्रेशन के, एनाक्लिटिक डिप्रेशन और दूसरा है इंट्रोजेक्टिव डिप्रेशन। ये जो 2 टाइप्स हैं ये डायग्नोस्टिक मैनुअल्स में नहीं दिए जाते, उनमें नहीं मिलते। इस तरह का डायग्नोसिस अक्सर साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं देते पेशेंट्स को। पर ये 2 टाइप्स जो हैं हमें समझने ज़रूरी हैं, क्योंकि इन 2 फॉर्म्स को समझ के हम डिप्रेशन के संबंध में, डिप्रेशन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं और इनको जानकर आपको अपने बारे में भी जानने में बहुत मदद मिलेगी। आप एक नए सिरे से अपने बारे में जान पाएंगे यदि आपको डिप्रेशन है या आपके किसी फैमिली मेम्बर को डिप्रेशन है तो आइए इस पर बात करते हैं। सिडनी ब्लैट एक साइको एनालिस्ट थे, या कहें कि साइकोलॉजिस्ट थे, साइकाइट्रिस्ट थे। उन्होंने 2 अलग-अलग टाइप के डिप्रेशन के बारे में बात की थी। उन्होंने अपने पेशेंट्स में 2 अलग तरह के डिप्रेशंस को खोजा था। ये साइको एनालिस्ट थे जो कि साइको एनालिटिकल थ्योरी, या ये कहें कि साइको एनालिटिकल थेरेपी के नज़रिए से काम करते हैं। और इनका जो फोकस होता है वह लोगों के पर्सनल रिलेशनशिप्स को उनके अनकॉन्शियस मोटिव्स के अकॉर्डिंग हील करने का होता है। ये क्या करते हैं, लोगों को जब हील करते हैं, पेशेंट्स को जो डिप्रेशन के होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए उनके अनकॉन्शियस मोटिव्स, डिज़ायर्स और जो अचेतन मन में बैठी जो उनकी भावनाएं हैं उनको दूर करके ट्रीटमेंट करते हैं। खैर, ये तो उनके बारे में एक ब्रीफ था, ज़्यादा मैं उनके बारे में चर्चा नहीं करूँगा। ज़रूरी है हमारे लिए जानना ये 2 टाइप के डिप्रेशन के बारे में, कि उन्होंने इन दोनों टाइप के डिप्रेशन में क्या देखा या किस तरह से लोगों में उन्होंने ये 2 तरह के डिप्रेशन देखे। तो एनाक्लिटिक डिप्रेशन होता है जिसमें व्यक्ति अपने रिश्तों पर बहुत ज़्यादा निर्भर होता है और उन रिश्तों को सही तरह से ना चला पाने के कारण, या ये कहें कि किसी का रिश्ते में लॉस हो जाने के कारण, किसी व्यक्ति को खो देने के कारण या खो देने के डर से हमेशा किसी ना किसी तरीके की चिंता के कारण कि उस व्यक्ति के साथ उनके संबंध टूट ना जाएं या किसी तरह से वह व्यक्ति उनसे अलग ना हो जाए, इस कारण से इनको डिप्रेशन होता है। तो जो एनाक्लिटिक डिप्रेशन है उसमें ऐसा पाया जाता है कि व्यक्ति को निर्भरता बहुत होती है, डिपेंडेंट होता है और इस डिपेंडेंसी के कारण किसी भी ऐसे व्यक्ति का छूट जाना, उसका ज़िंदगी से अलग हो जाना, इसका डर उनके मन में बना रहता है और इस तरह से उनको डिप्रेशन हो सकता है अगर उस व्यक्ति का उनके जीवन से लॉस हो जाए, मतलब साथ छूट जाए। अब वह जो साथ है वह दोनों कारणों से छूट सकता है, या तो उस व्यक्ति की मृत्यु के कारण या रिश्ता टूट जाने के कारण। इसकी शुरुआत बचपन से होती है, जब बच्चे के मन में माँ बाप को खोने का डर होता है और वह बच्चा जो है वह अपने माँ बाप पर बहुत ज़्यादा निर्भर होता है। तो हमेशा उसके मन में चिंता सताती है, वो बहुत ही प्री ऑक्यूपाइड रहता है कि किसी तरह से उसके माँ बाप उससे अलग ना हो जाएं या वह अपने माता पिता से अलग ना हो जाए। तो अक्सर बचपन में इन बच्चों में सेपरेशन एंजाइटी मिलती है, मतलब माँ बाप से अलग होने के कारण वे बहुत चिंतित और बहुत परेशान और बेचैन हो जाते हैं। धीरे धीरे जब यह बच्चा बड़ा होता है तो अपने किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के प्रति इसी तरह की उनकी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं। तो रिलेशनशिप में अक्सर देखा जाता है कि यह व्यक्ति दूसरे पार्टनर के साथ बहुत क्लोज रहने की कोशिश करता है, उन पर बहुत निर्भर हो जाता है, इमोशनली डिपेंडेंट फील करता है और अगर वह व्यक्ति अवेलेबल ना हो, अगर वह व्यक्ति सही समय पर उनके साथ समय ना बिताए, उनके साथ बात ना करे, या जैसे कहें कि सोशल मीडिया पे या कॉल के थ्रू या किसी तरीके से कांटेक्ट में ना रहे, तो यह व्यक्ति बहुत बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है और इस कारण उस रिश्ते के खोने का इनको जो डर सताता है जिसके कारण ये डिप्रेस्ड हो जाते हैं।
इसी की अभिव्यक्ति इस तरह से भी मिलती है कि जब यह व्यक्ति अपने जीवन में उस व्यक्ति को खो देता है, जैसे या तो ब्रेकअप हो जाना या उसकी मृत्यु हो जाना, तो ये बहुत गहरे सदमे में चले जाते हैं और ऐसा इनको लगता है कि उनके जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा, उनके शरीर का एक बहुत अहम अंग खो गया हो, छूट गया हो या उनसे कट के अलग हो गया हो, ऐसा महसूस करते हैं और इस कारण वे इस तरह से शोक करते हैं, इस तरह से ग्रीव करते हैं कि वे डिप्रेशन में चले जाते हैं और उससे बाहर आना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ब्रेकअप के बाद, डिवोर्स के बाद अक्सर ये क्या मिलेंगे, बहुत डिप्रेस्ड मिलेंगे, बहुत परेशान, बहुत चिंतित और बहुत उदास हो जाएंगे, हमेशा उस कमी को महसूस करेंगे जो उस व्यक्ति के चले जाने से इनके जीवन में बन गई है। साथ ही साथ ये हमेशा उस व्यक्ति के जो यादें हैं, उस व्यक्ति की जो चीज़ें हैं, उनके साथ अपना समय बिताना पसंद करेंगे। तो ये अक्सर उस व्यक्ति की यादों को मिटाएँगे नहीं। जैसे कोई गिफ्ट्स हो गए या उस पर्सन की कुछ बिलॉन्गिंग्स हो गई, उनके कपड़े हो गए, उनकी चीज़ें हो गईं, उनका कोई सामान हो गया, किसी भी तरह की चीज़ जो उस व्यक्ति से इनको उपलब्ध हुई है, प्राप्त हुई है और उस व्यक्ति को बिलॉन्ग करती है, जिसका कहीं न कहीं इस व्यक्ति से संबंध है, तो वे उस चीज़ के साथ हमेशा चिपके रहना पसंद करेंगे और डिप्रेस्ड बार-बार इस वजह से भी फ़ील करते रहेंगे, क्योंकि जितना वो चिपके रहेंगे उतना ज़्यादा उस पर्सन को मिस करेंगे और उसकी कमी को खलेगी और इस वजह से वे उदास ही रहेंगे। तो इनके लिए अक्सर उस रिलेशनशिप से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। दूसरा टाइप होता है इंट्रोजेक्टिव डिप्रेशन। इंट्रोजेक्टिव डिप्रेशन तब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल होता है, खुद की आलोचना बहुत करता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर बहुत बड़े-बड़े लक्ष्य अपने जीवन में साध लेता है, बहुत बड़े-बड़े गोल्स, स्टैंडर्ड्स अपने बना लेता है और उन गोल्स के पूरा ना होने के कारण वह डिप्रेस्ड हो जाता है। तो कोई एक बहुत बड़ा लक्ष्य साध लिया, उसको अचीव करने में लग गए, अब ना उनमें क्षमता होती है, ना उनमें वो रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास ना ही वे साधन होते हैं जिसकी मदद से वे उस लक्ष्य को हासिल कर पाएँ। क्योंकि लक्ष्य पहले ही बहुत बड़ा है जो उन्होंने सेट कर लिया है, बहुत बड़ा गोल उन्होंने अपने जीवन में साध लिया है। उस वजह से क्या होता है, वो उसको कभी पूरा कर ही नहीं सकते। तो नेचुरली कुछ टाइम के बाद वो डिप्रेस्ड फील करते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और खुद की बहुत आलोचना करने लगते हैं, गिल्ट फील करते हैं, खुद को दोष देते हैं, खुद में कमियां ढूंढते हैं और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा नालायक सा महसूस करते हैं, वर्थलेस फील करते हैं। उनको लगता है वे इस लायक नहीं कि कुछ भी जीवन में हासिल कर पाए, उनकी डेस्टिनी में, उनकी किस्मत में वह लक्ष्य हासिल करना था ही नहीं या वो डिज़र्व ही नहीं करते थे। दूसरे लोग उनसे बेहतर हैं, दूसरे लोग ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, दूसरे लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए दूसरे लोग जो है वो अचीव कर लेते हैं। तो ये अक्सर अपने को कंपेयर बहुत करते हैं दूसरों से। तो इस तरह की थिंकिंग से बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहने के कारण जब इनको अपनी इच्छा का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाता, तो ये बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो इस तरह का डिप्रेशन अक्सर व्यक्ति को बहुत ही लो फील कराता है, कॉन्फिडेंस लो कर देता है, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और जीवन में कोई भी अगला लक्ष्य हासिल करने के लिए वे 10 बार सोचते हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर हो जाती है, मन जो है वह किसी एक काम में लग नहीं पाता और किसी भी काम को करने के प्रति उनमें लालसा नहीं होती, इच्छा नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ भी करेंगे फेल होंगे। तो फेलियर का जो डर है वो इनमें बहुत गहरे में बैठ जाता है। तो ये रहे 2 तरह के डिप्रेशन। पहला था एनालिटिक, जो कि रिलेशनशिप्स के मामले में होता है। दूसरा था इंट्रोजेक्टिव, जो जीवन के लक्ष्यों के मामले में होता है। लक्ष्य पूरा ना कर पाने के कारण डिप्रेशन हो जाता है और पहले वाला जो था वह रिश्तों में पूरा स्थायीपन ना लाने के कारण, मतलब एक परमानेंसी ना होने के कारण डिप्रेशन हो जाता है। तो वह व्यक्ति जो एनालिटिक डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है वह हमेशा डिप्राइव्ड फील करेगा, हमेशा उसको लगेगा कि वह व्यक्ति जिससे वह प्रेम करता है, जिसको वह पसंद करता है, वो उसके पास अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उसके क्लोज नहीं है, तो यह व्यक्ति हमेशा अपने को लाचार और बहुत ही कमज़ोर महसूस करेगा। वह खुद पर बहुत डाउट करेगा, अपने ऊपर क्वेश्चन करेगा कि शायद मुझ में ही कोई कमी है जिस वजह से वह व्यक्ति मेरे साथ नहीं है या मुझे प्यार नहीं करता या प्यार नहीं करती। वह अपने में दोष ढूंढेंगे क्योंकि उनके मन मुताबिक रिश्ते उनके साथ नहीं हैं आज। या किसी मामले में जब किसी की डेथ हो जाती है तो भी ये डिप्रेस्ड फील करेंगे, क्योंकि ये उस मामले में भी खुद को दोष देंगे कि ये मेरी ही गलती से हुआ, मेरी ही किस्मत में नहीं था, मेरे साथ ही कुछ गलत हुआ, शायद
मैं यही डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, वह व्यक्ति मेरे साथ आज क्यों नहीं है, काश वह मेरे साथ होता, काश अगर वह मेरे साथ होता तो मेरे जीवन में सब कुछ बेटर होता, सब कुछ अच्छा चल रहा होता और आज मैं खुश होता या खुश होती। तो इस तरह की भावनाएँ उनमें जब आ जाती हैं तो वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वे होते हैं डिपेंडेंट, निर्भर, और दूसरे वाले होते हैं सेल्फ क्रिटिकल, आत्म आलोचना करने वाले। एक और पहलू जो कि अक्सर देखने में आता है अगर हम इनकी पर्सनैलिटी को देखें, तो एनालिटिक डिप्रेशन वाले जो लोग होते हैं उनमें सोशली प्रिस्क्राइब्ड परफेक्शनिज्म, मतलब दूसरों के द्वारा निर्धारित किया हुआ एक परफेक्ट होने की नीड बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये दूसरे की इच्छाओं और दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनको हमेशा ऐसी एक चाह होती है कि दूसरा जो हमसे चाहता है हम वह साबित करके दिखाएं, हम वह पूरा करके दिखाएं। इनमें दूसरे का अप्रूवल लेने की चाह बहुत ज़्यादा होती है। तो कोई भी इनको मैनिपुलेट कर सकता है, कोई भी इनको अपने हिसाब से चला सकता है। अक्सर ये पाते हैं कि लोग इनको डोमिनेट करते हैं क्योंकि ये अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं कर पाते, अपनी इच्छाओं को आगे नहीं रख पाते। तो इनको हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि मुझे दूसरा जो है वह अपने हिसाब से चला रहा है और मैं दूसरे की विश को पूरा करने के लिए एडजस्ट कर लेती हूँ या एडजस्ट कर लेता हूँ, और मैं कहीं ना कहीं इस वजह से सफ़र भी करता हूँ या करती हूँ। तो वो अक्सर देखते हैं कि दूसरा जो है वह अपनी इच्छाओं को उन पर थोपता है और अपने मन मुताबिक उनको चलाता है। तो ऐसा एक कॉन्फ्लिक्ट भी उनमें हमेशा रहता है, पर वो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक परफेक्ट बनने की, अपने को दूसरों के मन मुताबिक ढालने की एक इच्छा, एक बहुत गहरी चाह होती है, क्योंकि यहीं से वह खुश हो पाते हैं, यहीं से वह अपने को संतुष्ट रख पाते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि जब हम दूसरे की इच्छा को पूरा करेंगे तो दूसरा हमारे करीब रहेगा, दूसरा हमारे क्लोज रहेगा। तो दूसरे का प्यार हासिल करने के लिए वे दूसरे की इच्छाओं को पूरा करना अपना लक्ष्य समझ लेते हैं। अब जो इंट्रोजेक्टिव डिप्रेशन वाला जो पेशेंट होता है वह सेल्फ ओरिएंटेड परफेक्शनिज्म रखता है। मतलब वह अपने ही हिसाब से परफेक्ट होना चाहता है। उसको लगता है मेरे जीवन के ये लक्ष्य हैं, इनको मुझे हर हालत में पूरा करना है, परफेक्टली पूरा करना है और जल्द से जल्द पूरा करना है। वो इतने बड़े लक्ष्य साध लेंगे, इतने मुश्किल लक्ष्य साध लेंगे कि उसको पूरा करने के लिए वह ऐसा मानेंगे कि मेरा हर काम परफेक्ट होना चाहिए, हर काम सही तरीके से पूरा किया जाना चाहिए और दूसरों को भी मेरे ही हिसाब से परफेक्टली काम करना चाहिए। तभी वो लक्ष्य हासिल हो पाएंगे जब मैं परफेक्ट रह पाऊंगा, हर चीज़ को बेस्ट तरीके से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो इसमें सेल्फ ओरिएंटेड परफेक्शनिज्म होता है। अपने ही उसूल बना लेता है व्यक्ति और उन उसूलों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, हमेशा उनको पूरा करने में लगा रहता है। पर वो पूरे नहीं हो पाते तो वह उदास हो जाता है। तो उसकी जो खुशी है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने उसूलों पर कितना खरा उतर रहा है और अपने लक्ष्य कितने हासिल कर रहा है। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े लक्ष्य होते हैं इसलिए वो कभी अचीव तो हो नहीं पाते, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, अचीव नहीं हो पाते, इसलिए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये दो तरीके के स्टाइल ऑफ पर्सनैलिटी, परफेक्शनिज्म जिसे हम कहें, वह मिलते हैं इन दोनों लोगों में। इंट्रोजेक्टिव परफेक्शनिज्म, इंट्रोजेक्टिव डिप्रेशन वाले जो पेशेंट होते हैं उनके माँ बाप से जो रिश्ते होते हैं वे कुछ इस तरह के होते हैं कि उनके पेरेंट्स में से किसी एक ने या दोनों ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स और स्ट्रिक्ट रूल्स हमेशा बचपन में रखे होते हैं। वे अक्सर ऐसा पाएंगे कि उनके जो पिता या माता थे उनमें से कोई एक या दोनों, वे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट उनके साथ रहते थे और हमेशा चाहते थे कि वे अपने कुछ काम या अपने कुछ बिहेवियर्स को हमेशा परफेक्ट रखें, हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग रखें। और जब भी उनका बिहेवियर रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होता था तो उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था, उनको ऐसा कहा जाता था कि तुम जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे अगर तुम इन उसूलों को पूरा नहीं करोगे, अगर तुम बेस्ट या परफेक्ट नहीं बनोगे। तो अक्सर कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा बेस्ट है क्योंकि वो ऐसा करता है, और वो ऐसा भी चाहते हैं कि अगर वो ऐसा करेगा, बच्चा अगर उनकी बात मानेगा तो वह परफेक्ट बच्चा होगा, बेस्ट बच्चा होगा, और वो बच्चे के दिमाग में ये बातें बार बार डाल देते हैं। इस वजह से बच्चे के अंदर भी ये भावनाएं पैदा हो जाती हैं। वह भी इसी तरीके से सोचने लगता है कि जब मैं बेस्ट बनूंगा, जब मैं अपने सारे काम बहुत अच्छे से करूंगा तो ही मैं खुश हो पाऊंगा, तभी मैं अच्छा बन पाऊंगा, तो ही मैं सुखी रह पाऊंगा। तो क्योंकि वो काम पूरे नहीं हो पाते इसलिए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब अगर हम देखें तो एनाक्लिटिक डिप्रेशन वाले जो लोग हैं वो अक्सर हमें देखने में आते हैं किसी ना किसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के केसेस में। जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उनमें अक्सर देखने में आएंगे, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या
एंग्शियस अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो केसेस होते हैं उनमें अक्सर हमें एनालिटिक डिप्रेशन वाले लोग देखने में आते हैं। वहीं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इन मामलों में हमें इंट्रोजेक्टिव डिप्रेशन वाले लोग देखने में आते हैं। तो ये कुछ पर्सनैलिटी पैथोलॉजीज हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें अक्सर हमें किसी ना किसी टाइप का डिप्रेशन अक्सर देखने में आता है। तो होता यह है कि कई बार हमारे पास डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं और हम उन्हें केवल डिप्रेशन का पेशेंट मानते हैं, पर कुछ टाइम के बाद पता चलता है या और डिटेल में इंटरव्यूइंग करने के बाद पता चलता है कि उनका डिप्रेशन केवल किसी लॉस की वजह से नहीं है, केवल किसी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से नहीं है। वे कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सनैलिटी अपने अंदर बनाए बैठे हैं जिसकी वजह से उन्होंने या तो इतने बड़े लक्ष्य साध लिए हैं जिन्हें वे पूरा नहीं कर पाए, या वे रिश्तों में इतने ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं कि अब उनके खोने के डर के कारण उनमें डिप्रेशन आ गया है। और ये पर्सनैलिटी स्टाइल उनका कई साल पहले से देखने में आ रहा है, बचपन में या ये कहीं की युवावस्था में वो डेवलप हो चुका होता है। तो इसलिए अक्सर पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना, पर्सनैलिटी को असेस करना ऐसे मामलों में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जैसा मैंने अभी बताया परफेक्शनिज्म के बारे में, वैसा ही अगर हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नज़रिए से देखें तो अक्सर एनाक्लिटिक या इंट्रोजेक्टिव डिप्रेशन वाले लोग हमें किसी ना किसी तरह की पर्सनैलिटी पैथोलॉजी के साथ मिलेंगे ही मिलेंगे। या ये कहें कि हमारे पास ये डिप्रेशन के पेशेंट की तरह प्रेजेंट होते हैं, पर अक्सर इनको अगर असेस किया जाए, पर्सनैलिटी को थोड़ा सा टेस्ट करके देखा जाए, तो वे किसी ना किसी तरह के पर्सनैलिटी पैथोलॉजी डिसऑर्डर से सफ़र करते ही होते हैं। हालांकि ये कोई रूल नहीं है, पर ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही देखने में आता है। एक और बात यहाँ देखने वाली है कि क्योंकि पर्सनैलिटी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है इन दोनों टाइप के डिप्रेशन के, तो अक्सर कई बार ऐसा होता है कि इन लोगों को जिनमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, वे अक्सर डिप्रेशन डेवलप नहीं करते, पर उनका पर्सनैलिटी स्टाइल कहीं ना कहीं इन दो डिप्रेशन वाली कैटेगरी में लाए करता है। तो अक्सर हम कह सकते हैं कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी वाले या एंग्शियस अवॉइडेंट या डिपेंडेंट पर्सनैलिटी वाले लोग इस तरह से रिलेशनशिप में डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं कि वे आज नहीं तो कल डिप्रेशन का थिंकिंग स्टाइल या डिप्रेशन की जो पैथोलॉजी है वो डेवलप कर ही लेते हैं, मतलब डिप्रेशन के शिकार हो ही जाते हैं। वहीं दूसरे जो इंट्रोजेक्टिव वाले हैं, वे भी ज़्यादातर ऑब्सेसिव कंपल्सिव या बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी रखते हैं, तो वे भी कहीं ना कहीं उस तरीके की बिलीफ या उस तरह के जो उनके थिंकिंग स्टाइल है उसकी वजह से आज नहीं तो कल कभी ना कभी जीवन में डिप्रेशन के शिकार हो ही जाते हैं, क्योंकि वे बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ही रिजिड रूल्स रखते हैं। तो यह चर्चा अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये दोनों जो डिप्रेशन के टाइप हैं वे समझ आए होंगे और आप रिलेट कर पाएंगे अपने डिप्रेशन को इन दोनों कैटेगरीज में से किसी एक डिप्रेशन से। आमतौर पे लोगों में एक ही टाइप का इनमें से डिप्रेशन देखने में आता है। बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जिनमें दोनों देखने में आएगा, पर मोटे तौर पे कॉमनली इनमें से एक देखने में आ ही जाता है, खासकर तब जब कोई ना कोई पर्सनैलिटी पैथोलॉजी होती है। तो आप अपने साइकोलॉजिस्ट से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से इस बारे में बात करें और देखें, उनसे पूछें कि उन्हें कौन से टाइप का डिप्रेशन है, या आपको अगर यह वीडियो सुन के अगर आपको समझ आया हो तो आपको पता चल गया होगा कि आपको किस टाइप का डिप्रेशन है। अब जब आपको समझ आ गया कि आपको किस तरह का डिप्रेशन है, तो यह जानकारी आपको अपने ट्रीटमेंट में भी हेल्प करेगी, क्योंकि कहीं न कहीं आपको अपना ये जो पर्सनैलिटी स्टाइल है, थिंकिंग स्टाइल है या रिलेशनशिप स्टाइल है या अपने गोल्स के लिए स्ट्रगल करने वाला जो स्टाइल है, वो कहीं न कहीं बदलना पड़ेगा, तभी आपका डिप्रेशन पूरी तरह से दूर होगा। हो सकता है कि ब्रीफ पीरियड के लिए, थोड़े समय के लिए दवाओं से या कुछ काउंसलिंग से आपका डिप्रेशन दूर भी हो जाए, या हालात बदलने से आपका डिप्रेशन दूर हो जाए। पर अक्सर ऐसा थिंकिंग स्टाइल रखने से, पर्सनैलिटी स्टाइल रखने से, ये जो रिजिड बिलीफ सिस्टम्स हैं रिलेशनशिप्स को लेकर या अपने लाइफ के करियर गोल्स को लेकर, एम्बिशंस को लेकर, ये अक्सर आज नहीं तो कल दोबारा से डिप्रेशन ले ही आते हैं, किसी ना किसी तरह से डिप्रेस्ड कर ही देते हैं। तो पर्सनैलिटी जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रीडिस्पोजिशन का काम करती है, एक संभावना, एक वल्नरेबिलिटी का काम करती है। आज नहीं तो कल व्यक्ति इस तरीके के थिंकिंग या पर्सनैलिटी स्टाइल की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो ही जाता है। तो जब हम इन दो टाइप के डिप्रेशन को समझें, तो कहीं ना कहीं हम इनके पीछे छिपे अपने पर्सनैलिटी और थिंकिंग स्टाइल को भी समझें, तभी हम इस तरह के डिप्रेशन को पूरी तरह से हील कर पाएंगे, क्योर कर पाएंगे, क्योंकि इनके क्योर में कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पर्सनैलिटी चेंज भी छुपा है। इनको क्योर करने के लिए आपको अपने अंदर एक पर्सनैलिटी और थिंकिंग का चेंज भी लाना जरूरी होगा।
तो ये जो इनसाइट है जो आपको इस वीडियो से मिली होगी या इस बारे में और भी अगर आप जानना, पढ़ना, समझना चाहें तो आप अपने साइकोलॉजिस्ट से बात करें, उनसे पूछें, उनसे चर्चा करें कि कैसे आप इन 2 में से जो एक डिप्रेशन आपको है, उसे कैसे दूर कर सकते हैं और क्या आपका जो ट्रीटमेंट है वो इस लाइन पर चल रहा है या नहीं, कि आपका जो थेरेपिस्ट है वह आपको किसी न किसी तरह से इस टाइप के डिप्रेशन से दूर निकालने के प्रयास कर रहा है या नहीं? क्या आपके पर्सनैलिटी और थिंकिंग स्टाइल में क्या इस तरह के चेंज लाए जा रहे हैं जिससे कि आप अपने डिप्रेशन की संभावना को ही खत्म करें, ताकि आपका ना ही केवल अभी जो प्रेज़ेंट में डिप्रेशन है वो ठीक हो पाए, साथ ही साथ आप फ्यूचर में भी डिप्रेशन के चांसेस प्रिवेंट कर सकें, अपने को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, जानकारी आपको सही लगी हो, जानकारी आपको सटीक लगी हो, आपको इससे लाभ हुआ हो, तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ नीचे कोई कमेंट करें, अगर आपका कोई सवाल हो मैं उसका जवाब दूँगा। वीडियो को शेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको इसकी ज़रूरत हो सकती है या सोशल मीडिया पे शेयर करें और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।